दोस्तों, आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। यह कहानी जमशेदपुर की है। जमशेदपुर में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली परिवार था और उसके एक सदस्य का नाम था मलखान सिंह। वह इलाके में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने स्थानीय नेता, विधानसभा के सदस्य, विधायक और एक सम्मानित व्यक्तित्व के रूप में काम किया था। शहर में इस परिवार का काफी प्रभाव और प्रतिष्ठा थी। 29 जून 2020 को कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर मलखान सिंह के साले और एक प्रमुख सदस्य कन्हैया सिंह को गोली मार दी। कन्हैया सिंह ने दम तोड़ दिया और उनकी मृत्यु हो गई। उनके बहनोई शहर में अपार अधिकार वाले एक शक्तिशाली नेता थे। इस घटना से बहुत आहत हुए। इस हत्या ने पूरे शहर में व्यापक आक्रोश और चर्चाओं को जन्म दिया। स्थानीय लोग अच्छी तरह से जानते थे कि जब एक शक्तिशाली नेता के रिश्तेदार की हत्या होती है तो क्या हो सकता है। बदले की कार्रवाई, गैंगवार और आगे खून खराबे की आशंका थी। यहां तक कि पुलिस भी हत्या के कारण हिंसा बढ़ने की आशंका से आशंकित थी। जैसे जैसे रोजाना विरोध प्रदर्शन होने लगे, कन्हैया सिंह की हत्या करने वालों को पकड़ने के लिए पुलिस पर दबाव बढ़ता गया। लोगों ने त्वरित कार्रवाई की मांग की और अधिकारियों से हथियारों को जल्द जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और सजा देने का आग्रह किया। इसके बाद अन्य नेताओं ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सड़कें जाम कर दी और मलखान सिंह के साथ हो गए। मलखान सिंह जिस पार्टी से जुड़े थे, उसके सभी नेता भी उनके समर्थन में आगे आए। अब झारखंड में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और झारखंड के प्रमुख नेता मलखान सिंह के साथ खड़े थे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन में उनका समर्थन किया और पुलिस पर हथियारों को जल्द से जल्द पकड़ने का दबाव बनाया। मलखान सिंह ने हथियारों के बारे में जानकारी देने वाले को 1 लाख का इनाम देने की भी घोषणा की। इससे पुलिस पर और भी दबाव बढ़ गया, क्योंकि मामला सरकार से जुड़ा हुआ था। इसलिए इसे जल्द से जल्द सुलझाना जरूरी था। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उनका पहला कदम कन्हैया सिंह के परिवार के सदस्यों से पूछताछ करना था। गहन पूछताछ के बावजूद कोई सबूत या जानकारी सामने नहीं आई, जिससे पता चले कि कन्हैया सिंह की हत्या की योजना किसने बनाई थी या हत्या किसने की थी। कोई सुराग ना मिलने पर पुलिस ने हथियारों का पता लगाने के लिए तकनीक पर भरोसा करने का फैसला किया। कन्हैया सिंह जमशेदपुर के आदित्यपुर नामक इलाके में रहता था और हत्या उसके घर पर ही हुई थी। कन्हैया सिंह के घर पर सुरक्षा गार्ड थे, लेकिन उनके पास उसे बचाने का कोई मौका नहीं था। हत्यारे आए, उसकी हत्या की और घर से भाग गए। पुलिस ने सोचा, चलो उसके घर से ही जांच शुरू करते हैं। इसलिए उन्होंने वहां लगे सीसीटीवी कैमरों से अपनी जांच शुरू की। उन्होंने घर के अंदर और आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच की। फुटेज की समीक्षा करते समय पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली। एक फुटेज में उन्होंने एक आदमी को बहुत तेजी से भागते हुए देखा, लगभग दौड़ते हुए। जब पुलिस ने इस आदमी के दौड़ने के समय की तुलना कन्हैया सिंह की मौत के समय से की, तो उन्होंने पाया कि दोनों समय एक दूसरे के बहुत करीब थे। इससे पुलिस को संदेह हुआ कि यह आदमी हत्यारा हो सकता है। फुटेज में कुछ अतिरिक्त छायां दिखाई दे रही थी, लेकिन कैमरे ने केवल इस आदमी को स्पष्ट रूप से कैद किया। हालांकि रात का समय होने के कारण आदमी की छवि थोड़ी धुंधली थी और उसका चेहरा पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बावजूद पुलिस को यकीन था कि वह हत्यारा है। हत्या के समय के बारे में गवाहों के बयान उस समय सीमा से मेल खाते थे जिसमें यह व्यक्ति भागता हुआ दिखाई दिया था। इसके बाद पुलिस ने सभी फुटेज लिए और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने पर काम किया। अब वे व्यक्ति की पहचान करने, उसके भागने का कारण समझने और उसके कार्यों के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए फुटेज का फिर से विश्लेषण कर रहे हैं। और जब फुटेज की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए उसे बढ़ाया गया, तो एक तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर ने पुलिस को मामले में पहली सफलता दिलाई। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे व्यक्ति की पहचान निखिल गुप्ता नामक अपराधी के रूप में हुई। निखिल गुप्ता की पृष्ठभूमि की जांच करने पर पुलिस को पता चला कि वह एक किराए का हत्यारा है जो पैसे के लिए लोगों की हत्या करता है। अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है कि निखिल गुप्ता ने पूर्व विधायक के साले की हत्या क्यों की, पीड़ित से उसकी किस तरह की दुश्मनी हो सकती है, या फिर उसे हत्या करने के लिए किसी और ने किराए पर लिया था। जांच जारी थी, लेकिन पुलिस अभी तक निखिल गुप्ता को नहीं पकड़ पाई थी। इस बीच पुलिस हत्या के पीछे के मकसद की भी जांच कर रही थी। दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। माहौल को शांत करने के लिए पुलिस ने पीड़ित परिवार को बताया कि उन्होंने हत्यारे को पकड़ लिया है और उसका नाम निखिल गुप्ता भी बताया। हालांकि परिवार इस बात से सहमत नहीं था। उन्हें लगा कि यह सिर्फ हत्यारा नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश है। इस बीच मलखान सिंह ने हत्यारे के बारे में जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। इसके बाद पुलिस ने घटना वाले दिन से
निखिल गुप्ता के फोन की लोकेशन का पता लगाया। उन्होंने पाया कि फोन की लोकेशन क्राइम सीन से मेल खा रही थी। कॉल डिटेल और लोकेशन ट्रैकिंग की आगे की जांच करने पर पता चला कि निखिल गुप्ता शहर छोड़कर भाग गया है और अब वाराणसी में है। जब पुलिस निखिल गुप्ता की कॉल डिटेल की जांच कर रही थी तो उन्हें कुछ अहम जानकारी मिली। जिस दिन हत्या हुई उस दिन एक खास नंबर से निखिल गुप्ता को बार बार कॉल आया या फिर उसने उस नंबर पर कॉल किया। दोनों लगातार संपर्क में थे। जब पुलिस ने इस नंबर की डिटेल खंगाली तो पता चला कि यह नंबर राजबीर नाम के युवक का है। इस खोज ने राजबीर की पहचान की जांच को प्रेरित किया। पुलिस को पता चला कि राजवीर कन्हैया सिंह के पड़ोस में रहता था। आगे की पूछताछ में पता चला कि राजबीर कन्हैया सिंह की बेटी अपर्णा सिंह का बॉयफ्रेंड था। उन्होंने साथ में स्कूल में पढ़ाई की थी, जहां अपर्णा 8वीं और राजबीर 10वीं में था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। स्कूल खत्म करने के बाद दोनों कॉलेज गए और उनका रिश्ता जारी रहा। चूंकि राजबीर कन्हैया सिंह के बगल में रहता था, इसलिए आखिरकार उसे इस रिश्ते के बारे में पता चल गया। उनके रिश्ते के बारे में जानकर कन्हैया सिंह भड़क गया। उसने अपनी बेटी को डांटा और राजबीर को कई बार डांटने के लिए अपने घर भी बुलाया। हालांकि चेतावनी होने के बावजूद अपर्णा और राजबीर ने अपने रिश्ते को खत्म करने से इनकार कर दिया और एक दूसरे से मिलना जुलना और बातचीत करना जारी रखा। जब कन्हैया सिंह को यह बात फिर से पता चली तो वह और भी गुस्सा हो गया। उसने राजबीर को अकेले अपने घर बुलाया, उसे धमकाया और उसे बुरी तरह डांटा। आखिरकार कन्हैया सिंह ने राजबीर के परिवार को भी धमकाना शुरू कर दिया। कन्हैया सिंह कहता था कि अगर उनके बेटे ने उसकी बेटी से मिलना जुलना या बातचीत करना बंद नहीं किया तो वह उनके पूरे परिवार को मार देगा। राजबीर का परिवार उससे डरता था, क्योंकि वे जानते थे कि वह एक प्रभावशाली और शक्तिशाली परिवार से आता है। उसका साला बहुत शक्तिशाली था और वे सीधे साधे और गरीब लोग होने के कारण उसके सामने खुद को असहाय महसूस करते थे। उन्हें एहसास हुआ कि वे ना तो उसका विरोध कर सकते हैं और ना ही अपने बेटे की जान जोखिम में डाल सकते हैं। उन्हें डर था कि अगर उनका बेटा उनकी बात नहीं मानता तो उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। खुद को बचाने के लिए राजबीर के परिवार ने इलाके से चले जाने का फैसला किया। उन्होंने अपना घर बेच दिया और दूर चले गए। हालांकि दूरी के बावजूद राजवीर और अपर्णा संपर्क में रहे और एक दूसरे से प्यार करते रहे। उनका रिश्ता मजबूत रहा। राजबीर के परिवार ने उसे बार बार चेतावनी देते हुए कहा, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हारे लिए खतरनाक है। लड़की का परिवार अच्छा नहीं है। वे बहुत शक्तिशाली हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं या हमें मार भी सकते हैं। हम तुम्हारे प्यार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यह तुम्हारे लिए सही परिवार नहीं है। अपने परिवार की चिंताओं को बार बार सुनने के बाद राजबीर को उनका दृष्टिकोण समझ में आने लगा। उसे एहसास हुआ कि अपर्णा के लिए उसका प्यार उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। भारी मन से उसने अपर्णा से कहा, हमें एक दूसरे से बात करना बंद कर देना चाहिए। चलो अपने परिवारों की खातिर अपना रिश्ता यहीं खत्म कर देते हैं। तो एक दिन अपर्णा ने राजबीर को एक वीडियो भेजा। जब राजबीर ने वीडियो देखना शुरू किया तो उसमें अपर्णा हाथ में चूहे मारने की दवा लिए हुए थी। वीडियो में वह कह रही थी, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं यह जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो तो मैं जीना नहीं चाहती। और अगर तुम मुझे मरते हुए नहीं देखना चाहते तो तुम यह रिश्ता खत्म नहीं करोगे। तुम मुझसे बात करना बंद नहीं करोगे। जब राजबीर ने यह वीडियो देखा तो वह बहुत डर गया। उसने सोचा, अपर्णा का परिवार पहले से ही मेरे खिलाफ है और अगर उसने खुद को कुछ कर लिया तो उसका परिवार मेरे परिवार को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वे मुझे उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। डर के मारे उसने अपना फैसला बदल दिया और अपर्णा से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद राजबीर ने अपर्णा से फिर से बात करना शुरू कर दिया और उससे नियमित रूप से मिलने लगा। हालांकि बात तब और बढ़ गई जब अपर्णा के पिता ने राजबीर और उसके परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। उसने उसे चेतावनी दी, अगर तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से दूर नहीं रहा तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा दूंगा। यह सुनकर राजबीर बेहद परेशान हो गया। वह तरह तरह की नकारात्मक कल्पना करने लगा। अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर वह सोचने लगा कि यह स्थिति कब तक जारी रहेगी और अगर अपर्णा के पिता कन्हैया सिंह ने अपनी धमकियों को अंजाम दिया तो क्या होगा। समाधान खोजने की अपनी बेचैनी में राजबीर कोई रास्ता खोजता रहा। इसी दौरान उसकी मुलाकात निखिल से हुई, जिसने खुद को शूटर बताया। राजबीर ने निखिल से अपनी सारी स्थिति साझा की और बताया कि वह अपर्णा से कितना प्यार करता है, लेकिन उसके पिता उनके रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
राजबीर की दुविधा और उसकी प्रेम कहानी इस समय तक पूरे इलाके में मशहूर हो चुकी थी। राजबीर ने जब यह बात निखिल को बताई तो निखिल ने भी कहा, मैं भी कन्हैया सिंह से बहुत परेशान हूँ और मैं भी उससे बदला लेना चाहता हूँ। राजवीर ने पूछा, तुम उससे बदला क्यों लेना चाहते हो? निखिल ने जवाब दिया, जब भी मैं उसके इलाके में जाता हूँ तो वह मुझे पकड़ लेता है, डांटता है और वहां ना आने की धमकी देता है। उसने कई बार कई लोगों के सामने मुझे बेइज्जत किया है और मैं उससे इसका बदला लेना चाहता हूँ। अब इसी मानसिकता वाले दो लोग कन्हैया सिंह को खत्म करने की योजना लेकर आए। उन्होंने अपनी कार्रवाई की योजना बनानी शुरू कर दी। जब पुलिस को इस बारे में पता चला तो उन्होंने निखिल के फोन को ट्रेस किया और पाया कि वह बनारस में है, जबकि राजबीर कोलकाता के एक फार्म हाउस में है। पुलिस ने दो टीमें बनाई, एक को बनारस और दूसरी को कोलकाता भेजा गया। एक टीम निखिल को बनारस से और दूसरी राजवीर को कोलकाता से जमशेदपुर लेकर आई। शुरुआत में दोनों ने पुलिस को अप्रासंगिक बयान देकर गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ही कन्हैया सिंह की हत्या की है और सारी बातें बताई जिससे यह पुष्टि हुई वे ही अपराधी हैं। लेकिन फिर भी मामला बढ़ता जा रहा था। मलखान सिंह ने असली हत्यारे और मामले के पीछे की सच्चाई को उजागर करने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी। लोगों का मानना था कि इसमें कोई बड़ी साजिश शामिल है। उनका कहना था कि यह इतनी सीधी सादी हत्या नहीं हो सकती। तनाव बढ़ने पर लोगों ने पुलिस को धमकाना शुरू कर दिया। दबाव में आकर पुलिस ने दोनों संदिग्धों से फिर से पूछताछ करने का फैसला किया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने राजवीर से पूछा, तुम मुझसे प्यार करते थे है ना? तुम एक इज्जतदार परिवार से हो, जबकि हम जानते हैं कि निखिल का आपराधिक इतिहास रहा है। तुम्हारे पास दूसरे विकल्प भी थे। तुम उससे चुपके से शादी कर सकते थे या उसके साथ भाग सकते थे, लेकिन तुमने उसके पिता को क्यों मारा? जवाब में राजवीर ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने पूरे जमशेदपुर शहर को झकझोर कर रख दिया। राजवीर ने बताया कि वह अपर्णा से स्कूल में मिला था और उनकी प्रेम कहानी वहीं से शुरू हुई। उनका रिश्ता कॉलेज और उसके बाद भी जारी रहा। जब अपर्णा के पिता कन्हैया सिंह को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें धमकाया। कन्हैया सिंह अपर्णा की शादी किसी और से करने पर अड़े थे और उन्होंने अपर्णा को राजवीर से शादी करने से मना कर दिया। हालांकि अपर्णा अपने फैसले पर अड़ी रही, वह राजवीर से ही शादी करेंगी और किसी और से नहीं। कुछ हफ्ते पहले अपर्णा का जन्मदिन था और परिवार ने इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया। कन्हैया सिंह को पूरा भरोसा था कि राजवीर को आखिरकार भुला दिया जाएगा और उन्होंने अपर्णा की शादी किसी अच्छे लड़के से कराने की योजना बनाई। जन्मदिन के बाद परिवार को लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन अपर्णा की कुछ और ही योजना थी। वह जानती थी कि जब तक उसके पिता जिंदा है, राजवीर से शादी करने का उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। एक दिन अपर्णा ने राजवीर को अपने मन की बात बताते हुए उसे एक वीडियो याद दिलाया जो उसने उसे भेजा था। वीडियो में उसने कहा था, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे या हमारे बीच कोई आएगा तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी और जो हमें अलग करने की कोशिश करेगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे, हम उन्हें भी मार देंगे। अपर्णा ने कहा कि हमारे रिश्ते के बीच की दीवार मेरे पिता हैं और अगर हम उन्हें अपने रास्ते से हटा दें तो हम शादी कर सकते हैं। इस बीच राजवीर को भी लगा कि उसके पिता की वजह से ही उसके पिता ने उसका और उसके परिवार का अपमान किया है और वह इसका बदला लेना चाहता है। इसलिए वह उसकी योजना में शामिल हो गया। इस दौरान राजवीर की मुलाकात निखिल से हुई जिसने कहा, चिंता मत करो, मैं उसे गोली मार दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे पिस्तौल या बंदूक की जरूरत पड़ेगी। फिर उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई जो खदान में काम करता था और पटना में उसके संबंध थे, जिसके जरिए वे बंदूक हासिल करने में कामयाब हो गए। योजना 19 जून 2022 को शुरू हुई। अपर्णा ने राजवीर से कहा कि उसके पिता काम के लिए सोनपुर में होंगे और अकेले होंगे, जिससे उनकी योजना को अंजाम देना आसान होगा। उसी दिन निखिल, राजवीर और एक लड़का सोनपुर के लिए निकल पड़े। अपर्णा ने खुद समूह को अपने पिता का स्थान बताया। निखिल गुप्ता काम करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन भुगतान के रूप में 5,000 रुपए और शराब की एक बोतल मांगी। अपर्णा ने राजवीर को अपनी हीरे की अंगूठी भी दी और कहा, इसे अपने पास रखो और अगर निखिल और पैसे मांगे तो उसे यह अंगूठी दे देना। जब वे सोनपुर पहुंचे तो उन्होंने स्थान पर भीड़ देखी और महसूस किया कि वे वहां कन्हैया सिंह को नहीं मार सकते। उन्होंने योजना छोड़ने का फैसला किया और घर लौट आए। अपर्णा ने उन्हें आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं आपको बताती रहूंगी कि मेरे पिता कब अकेले होंगे ताकि आप उन्हें गोली मार सकें। दिन बीतते गए और फिर 29 जून आ गया। अपर्णा ने उन्हें बताया कि उसके पिता किसी समारोह में जा रहे हैं और देर रात लौटेंगे।
उसने उन्हें उसी समय गोली मारने का निर्देश दिया। 29 जून की रात को अपर्णा ने निखिल और राजबीर को अपने घर पर छिपा दिया और उन्हें पहले ही बुला लिया। जैसे ही उसके पिता पहुंचे और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे, निखिल गुप्ता ने पिस्तौल निकाली और उन्हें गोली मार दी। कन्हैया की मौत हो गई और वे घटनास्थल से भाग गए। इस बीच बाद में पता चला कि हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस पर दबाव बनाने वाले कुछ प्रदर्शनकारियों में उनके अपने बेटे भी शामिल थे। तब अपर्णा की सच्चाई सामने आई। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब पुलिस को निखिल गुप्ता की हीरे की अंगूठी समेत सारे सबूत मिले तो साफ हो गई। सबूत इस बात को साबित करने के लिए काफी थे कि अपराध में कई लोग शामिल थे। इसके बाद पुलिस अपर्णा के घर गई और उसे निखिल, राजबीर और घटना में शामिल नाबालिग लड़के को गिरफ्तार कर लिया। तो इसके साथ ही कन्हैया सिंह हत्याकांड का मामला यहीं समाप्त हो जाता है। अगर आप हमारे प्रयासों की सराहना करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। धन्यवाद।